10 बहू का खाई के इस पार ससुराल, उस पार रसोई। भैया, मेरे बच्चे को बचा लो। देखिए उसका हाथ फिसल रहा है। मोनू, हाथ मत छोड़ना। मेरा हाथ फिसल रहा है माँ, मुझे बचा लो माँ। आप लोग इस तरह खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जल्दी से मोनू की मदद करिए। देखिए उसका हाथ फिसल रहा है। ये सब मेरी गलती है। मोनू मुझसे खाना मांग रहा था। मोनू की जगह काश उस रसोई की तरफ गई होती तो आज हमारे मोनू की ऐसी हालत नहीं होती। जल्दी से हमारे मोनू को बचा लीजिए। 7 साल का मोनू खाई के उस पार जाने के लिए बीच में लगी लकड़ी की सीढ़ियों पर गिरकर लटक गया था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह मोनू की मदद करें। ये सब खाई के उस पार बनी रसोई की वजह से हुआ था। ऐसा भी क्या कारण था कि अमीर परिवार होते हुए भी इस परिवार का घर तो खाई के इस तरफ था, लेकिन दूसरी तरफ रसोई। और क्या मोनू को कोई बचा पाएगा या नहीं? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ जी, माँ ने बताया था कि हमारा ससुराल पहाड़ियों के बीच में है। आपने पहाड़ों में घर बनाने के बारे में कैसे सोचा? यहाँ तो काफी कम घर नजर आ रहे हैं। पहले तो हम नीचे गांव में ही रहते थे, लेकिन मेरे पति यानी तुम्हारे ससुर जी ने यहाँ ऊपर पहाड़ियों के पास घर बनाने के लिए सोचा। हम इतने ज्यादा थे कि रहने के लिए कमरा कम पड़ रहे थे। अब नीचे तो जमीन मिली नहीं, इसीलिए हम सब यहाँ ऊपर आ गए। थोड़ी देर में तीनों चारों गाड़ियां एक बड़े से घर के सामने रुकती हैं। कलावती का घर पहाड़ियों के बीच खाई के पास ही बना था। खाई के पास घर होने के बावजूद भी उनका घर और आसपास का नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत था। माँ जी, यहाँ का नजारा तो कितना ज्यादा खूबसूरत है। ऐसा नजारा तो सिर्फ मैंने आज तक फिल्म और ऑनलाइन पिक्चर्स में ही देखा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जब शाम होती है ना, तब देखना यहाँ का नजारा। चलो अब मैं तुम सबका जल्दी से गृह प्रवेश कर देती हूँ। कलावती अपनी सभी नई नवेली 10 बहुओं का गृह प्रवेश करती है और 1-2 दिन शादी की रस्मों में ही गुजर जाते हैं। शुरुआत के 1-2 दिन सभी बहुएं एक साथ ही रह रही थी, लेकिन अब सबके अलग अलग कमरा हो जाते हैं। आखिर में रेखा और सुमन ये दोनों ही बचती हैं, जिनके लिए एक भी कमरा नहीं बचता। हे भगवान, अब क्या करें? 2 बहुओं के लिए कमरा ही नहीं बचा। पहले तो ये सभी भाई 2-3 करके एक रूम में रह लेते थे, इसीलिए मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं कि शादी के बाद इन सबको अलग अलग रहना होगा। अब क्या करें? माँ, एक काम करते हैं। हमारा जो रसोई घर है वो काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन अब उसकी हालत काफी टूटी फूटी हो गई है। हम उसे तोड़वा कर 2 कमरों में बदल लेते हैं। इसमें से एक कमरे में हम रह लेंगे और एक कमरे में ये लोग। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन अगर रसोई तुड़वा देंगे तो खाना कहाँ बनेगा? अब हॉल में तो खाना बन नहीं सकता ना। ये भी बात है। एक काम करते हैं, हम लोग खाई के उस तरफ रसोई बना लेते हैं। वैसे भी उस तरफ जाने के लिए लकड़ी का पुल तो बना ही हुआ है, तो आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ठीक है, मैं आज ही मजदूरों को बुलवा कर उन्हें काम समझा देती हूँ। बहुओं, इससे तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं माँ जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लकड़ी का पुल बना है तो हम आराम से आना जाना कर सकते हैं। कलावती जल्दी से मजदूरों को बुलवाती है और उन्हें सारा काम समझा देती है। कुछ दिनों में मजदूर घर में बनी रसोई को तोड़कर 2 कमरों में बदल देते हैं, तो वहीं पुल के उस पार एक बड़ी सी रसोई बना देते हैं। और अब जहां एक तरफ खाई के इस पार 10 बहुओं का ससुराल होता है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी रसोई। मेरे घर में जो रसोई थी काफी ज्यादा छोटी थी। मुझे तो हमेशा से ही इतनी बड़ी रसोई चाहिए थी। इतनी बड़ी रसोई में तो हम 10 बहू एक साथ आराम से काम कर सकती हैं। वैसे लगभग सारा खाना बन गया है। मैं और पूजा सब्जियां हॉल में जाकर रख देते हैं, तुम सब बाकी का खाना लेकर आ जाओ। मालती और पूजा हाथों में सब्जी के बर्तन लिए रसोई से निकलती है और लकड़ी के पुल पर चलते हुए खाई के उस पार अपने ससुराल की तरफ जाने लगती हैं। तभी अचानक हवाएं चलने लगती हैं, जिससे वो लकड़ी का पुल हिलने लगता है। ये लकड़ी का पुल इतनी तेज से क्यों हिल रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं हम नीचे गिर गए तो? भगवान, मुझे भरी जवानी में मरना नहीं है। पूजा और मालती तो उस पुल से नहीं गिरती, लेकिन डर के मारे उनके हाथ से खाने के बर्तन छूट जाते हैं। वहीं अब दोनों को दोबारा मेहनत करके सब्जी बनानी पड़ती है। सब तो खाना खाकर चले गए, लेकिन बर्तन तो देखो कितने सारे जमा हो गए। अब इन बर्तनों को धोने के लिए रसोई के उस पार जाओ और बर्तन धो। काश हम बर्तन यहीं धो पाते। ये तो है, हर छोटी बड़ी चीज के लिए बार बार खाई के इस पार से उस पार होना पड़ता है। रेखा सुमन सभी गंदे बर्तनों को हॉल से निकालकर खाई के उस पार पुल के रास्ते ले जा रहे होते हैं कि तभी अचानक रेखा के पैर के नीचे का लकड़ी का हिस्सा अचानक से टूट जाता है और रेखा का पैर लकड़ी के पुल के बीचों बीच फंस जाता है। मेरा पैर, मेरी मदद करो। रेखा के चिल्लाने की आवाज सुन सभी भाई और सास बाहर आते हैं। रेखा का पति दीपेश और देवर संजय रेखा के पैर को उस पुल से बाहर निकालते हैं और उसे घर ले जाते हैं। वहीं कलावती अपनी बहू के पैर पर दवाई लगाती है।
फिक्र मत कर बहू, तेरा पैर ठीक हो जाएगा। मैंने अच्छी दवाई लगाई है और तुम लोग भी आराम से आना जाना। मैं कल मजदूर को बुलवाकर पुल की मरम्मत करवा दूंगी। अगले दिन कलावती पुल की मरम्मत तो करवा देती है, लेकिन अब हर दिन खाई के इस पार ससुराल उस पार रसोई होने की वजह से कोई ना कोई परेशानी तो होती रहती थी। बाप रे बाप, हमारी रसोई में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, कितना भपका सा लग रहा है। लगेगा भी क्यों नहीं, खाई के उस पार तो ज्यादा धूप है, नहीं तो घर में ठंडक रहती है, लेकिन इस पार तो सूर्य देवता की सीधी रोशनी रसोई पर पड़ती है। पूरा दिन तो रसोई में खाना बनाने में ही निकल जाता है। क्या फायदा पहाड़ियों के बीच में रहने का, जब इस तरह की गर्मी में ही सड़ना है। जितनी बड़ी रसोई उतना ज्यादा काम, ऊपर से हर दिन अलग अलग तरह के पकवान बनाने पड़ते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें अपना बोरिया बिस्तर भी यहीं ले आना चाहिए। जहां दिन में गर्मी में सभी बहुएं काफी परेशान हो रही थीं, तो वहीं रात के अंधेरे में भी उन्हें काफी दिक्कत आती थी। तुम ठीक तो हो ना? पुल इस तरफ है, अंधेरे में तुम कहाँ खाई की तरफ बढ़ रही थी? वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें पकड़ लिया, वरना तुम तो सीधा खाई में गिरती। जानती भी हो ये खाई कितनी ज्यादा गहरी है। राधा, तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर जिंदगी भर। अगर आज तुम ना होती तो मेरा तो सच में राम नाम सत्य हो जाता। शुरुआत में खाई के उस पार बनी रसोई जितनी अच्छी लग रही थी, अब उतनी ही खतरनाक लग रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पुल पार करते करते ही हम लोग खाई में जा गिरेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। खाई के इस पार से उस पार जाने के लिए जो कलावती ने पुल बनाया था वो एक तरफ से गिरकर टूट चुका था, जिसके चलते अब जब पुल नहीं बन जाता तब तक इस पार से उस पार जाने के लिए उन सबके पति एक बड़ी सी लकड़ी की सीढ़ी लाकर खाई के बीचों बीच रख देते हैं, जिस पर अब बैठकर रेंगते हुए बहुएं इधर से उधर जा सकती थी। जो स्टंट हम यहाँ कर रहे हैं, अगर यही खतरों के खिलाड़ी में करते ना तो अभी तक फर्स्ट प्राइज जीत चुके होते। ये तो वही हाल है हमारा, मौत को छूकर टक से वापस आ जाना। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं। कलावती की सबसे बड़ी बेटी आरोही अपने बेटे मोनू के साथ अपनी भाभीयों से मिलने के लिए मायके आई होती है। भाभी कैसी हैं आप लोग, और क्या हाल है आपकी खाई के उस पार रसोई का? मैंने देखा था काफी बड़ी रसोई है, आप तो आराम से खाना बनाती होंगी। मेरे ससुराल में तो छोटी सी रसोई है। पता है मुझे खाना बनाने में कितनी दिक्कत होती है। दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं। एक दिन खतरों के खिलाड़ी की तरह स्टंट करते हुए खाई को पार करके दूसरी तरफ रसोई में जाकर खाना बनाओ, वो भी तपती गर्मी में, तब पता चलेगा। आरोही अपने बच्चों के साथ अब कुछ दिनों तक अपने मायके में ही रहती है। आरोही सो रही थी तो उसका बेटा मोनू पूजा के पास खाना मांगने के लिए आता है। मामी मामी, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना दे दो ना, माँ तो सो रही है। बेटा बस 5 मिनट में कपड़ों की तय बना लो, फिर मैं आपको खाना देती हूँ। पूजा को थोड़ा समय लग रहा था, वहीं मोनू को बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मोनू खुद ही उस लकड़ी की सीढ़ी पर बैठकर आगे रहते हुए खाई के उसे पार बड़ी रसोई की तरफ जाने लगता है कि तभी अचानक मोनू का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीढ़ी के बीचों बीच अटक जाता है। मोनू की चिल्लाने की आवाज सुनकर आरोही सभी बहुएं, उनके पति और सास भागते हुए बाहर आते हैं। भैया मेरे बच्चों को बचा लीजिए, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आरोही परेशान मत हो, हम कुछ कर रहे हैं। संजय अपने आप को रस्सी से बांधकर अपने भाइयों को वो रस्सी पकड़वाता है और अब सीढ़ी पर रेंगता हुआ मोनू के पास जाकर उसे पकड़ लेता है। तभी अचानक सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाती है, तो वहीं सभी भाई उस रस्सी की मदद से संजय मोनू को ऊपर खींचते हैं और मोनू की जान बच जाती है। देख लिया खाई के इस पार ससुराल और उस पार रसोई होने का नतीजा। वो तो भगवान की कृपा है, हमारे मोनू को कुछ नहीं हुआ। लेकिन कल को अगर हमारे बच्चों के साथ कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। माँ भाभियाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कल को अगर ये हादसा किसी और के साथ हो गया तो? तुम लोग सब सही कह रहे हो, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम में से किसी को भी कोई नुकसान हो। कलावती सभी के साथ मिलकर सारा सामान पैक करवाती है और अपनी बहू बेटों को लेकर अब गांव में बने अपने उस छोटे से घर में आ जाती है। कुछ दिनों में कलावती और छोटे से घर को तोड़वाकर उसे एक बड़े से घर में बदल देती है, जिसमें अब सभी बहुएं आराम से रहती हैं। हे भगवान, पता नहीं मेरे भुक्कड़ ससुराल वाले मुझ बेचारी बहू से कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं। अरे खिलवाड़ बात है क्या एक बार में 5-10 किलो आटा गूंथ कर 36 तरह के पराठे बनाना? गुस्सा करते हुए पूजा बड़े परात में आटा गूंथ रही थी। तभी नंद फरमाइश देती है, भाभी, ओ पूजा भाभी, मैं प्याज का पराठा नहीं खाऊंगी। आज मेरा लच्छा पराठा खाने का मूड है, वही बनाना। हद है कसम से, तब से क्या मैडम जी ने मुंह में दही जमा रखी थी? अरे इतना सारा प्याज काटकर मेरी आंखें लाल पड़ गई और अब प्याज के नहीं लच्छा पराठा खाएंगी, निठल्ली।
अरे ओ पूजा बहू, मेरे आलू वाले पराठों में आलू ठूस ठूस कर भरना, कल की तरह खोखला आलू पराठा मत खिला देना। हाँ। अरे पोता बहू, मेरे मूली वाले परोठे बनाना मत भूलना, क्योंकि बिना मूली के पराठे खाए मेरा खाना हजम नहीं होता। जी दादी जी। हाँ हाँ, मूली के पराठे चलेंगी नहीं तो मिसाइल कैसे छोड़ेंगी। अरे इतने तरह का तो भंडारे में हलवाई खाना नहीं बनाता जितना तरह के मेरे ससुराल वाले मुझसे पराठे बनवाते हैं। माथा पगला के रख दिया है। शादी के लड्डू खाकर तो मैं बड़ा पछता रही हूँ, इससे तो अच्छी मैं सिंगल मर जाती। वेल प्यारे दर्शकों, एक बार में किसी भी बहू को 36 तरह के अलग अलग पराठे बनाने पड़े तो उसका पारा चढ़ना लाजमी है। आखिर क्यों पूजा को गरम मसाले जितना तेज गुस्सा आ रहा है? क्या है सारा माजरा, आइए देखते हैं। जहां पंडित घर जोड़े राम मंजू देवी से, ये देखिए मंजू बहन जी, लड़का बिल्कुल खरा सोना है, बैंक में कैशियर है, रोज लाखों रुपए गिनता है, खानदान भी बड़ा ऊंचा है, अच्छा खासा खाता पीता घर परिवार है, पूजा बिटिया राज करेगी राज। पंडित को लड़के के परिवार के बारे में इतनी शेखी बगाड़ते देखकर मंजू देवी बिना किसी जांच पड़ताल किए रिश्ता पक्का कर देती हैं। अब पंडित जी, मुझे तो अपनी पूजा के लिए रिश्ता जच गया है, आप इसी परिवार में बात चलाइए। जी अच्छा मंजू बहन, चलता हूँ, नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। पूजा बेटी, तेरी तो 5 उंगली घी में है, समझ ले। इतने ऊंचे खानदान में रिश्ता लगा है तेरा, वहाँ तो खूब नौकर चाकर भी होंगे जो तेरे एक इशारे पर चाय पानी हाजिर करेंगे। अपनी माँ के सपने दिखाने पर पूजा भी ख्याली पुलाव पकाने लगती है। सच में शादी के बाद मेरी तो ऐश ही ऐश होने वाली। कुछ दिनों में दोनों परिवारों में रिश्ता तय हो जाते और पूजा रवि से शादी करके ससुराल में आती है, जहाँ चारों ननद देवर जमकर नाचते हैं। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। जो खाए पछताए, जो ना खाए वो पछताए, दूर से मीठा लगता है ये कड़वा लड्डू प्यारा। हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा। अरे अरे बस भी करो तुम चार, क्यों मेरी पोता बहू को सता रहे हो? अरे ओ सुगंधा, चल जल्दी से आरती उतार, बहू थक कर चूर हो गई है। हाउ स्वीट, मेरी दादिया सास कितनी अच्छी हैं। आजा आजा पूजा बहू, भारद्वाज खानदान में तेरा खूब स्वागत है। वैसे पूजा भाभी, आप पराठे तो बना लेती हो ना? हाँ, मुझे बहुत तरह के पराठे बनाने आते हैं। फिर तो आपकी हमारे परिवार में खूब जमेगी भाभी। हे भगवान, कहीं ये दोनों बहू के आगे अभी ही भेद ना खोल डाले। अरे बस भी करो तुम दोनों, क्यों अपनी भाभी की टांग खींच रहे हो? रवि, बहू को कमरे में ले जा। पूरा परिवार आराम फरमाने चला जाता है, लेकिन सुबह के 4-5 बजते खटपट चालू हो जाती है। पोता बहू, ओ पोता बहू, चल उठ जा। यार ये कौन आधी रात को कबाब में हड्डी बन रहा है? अरे ओ लुगाई, कान में क्या सीमेंट जमा लिया है? खोल दरवाजा, उठने का टाइम हो गया है। भैंस की आंख, अभी तो 5 भी नहीं बजे और ये दादिया सास ने कचर कचर चालू कर दिया। आंख में चलते हुए पूजा दरवाजा खोलती है। चल जल्दी से स्नान करके रसोड़े में आजा, सवेरे उठना अच्छी बहू का लक्षण होता है। झपकी लेते हुए नहा धोकर पूजा तैयार होकर रसोई में आती, जहाँ पूरा ससुराल इतनी सुबह सुबह को नाश्ते की मेज पर जमा पड़ा था। गुड मॉर्निंग प्यारी प्यारी भाभी, चलो जल्दी से नाश्ता करवा दो। जी जी बस बनाती हूँ। भगवान, ये लोग इतनी सुबह सुबह चरने के लिए बैठ गए, नींद भी आफत हो गई। कोई नहीं, हल्का फुल्का नाश्ता ही तो बनवाएंगे अभी, फिलहाल फिर जाकर सो जाऊंगी। पर जैसे ही पूजा रसोई में आती है तो पूरी रसोई में बड़े बड़े बोरी में आलू, प्याज और बाकी पन्नी में गोभी, मटर, गाजर, टमाटर, पालक पड़ा था। बहू तू आ गई? तेरे ससुर और देवर सवेरे 4 बजे ही मंडी से होकर आ गए। अब तू बढ़िया से 10-12 तरह के भरवा पराठे बना ले। नाश्ते में 10-12 किस्म के पराठे बनाने की बात सुनकर पूजा का माथा चकरा जाता है। 10-12 तरह के पराठे? मगर सासू माँ, अभी तो नाश्ते का टाइम है, मैं 1-2 तरह के पराठे बना देती हूँ। अभी सुबह का टाइम है तो इतनी तरह के पराठे पचाने में दिक्कत ना हो। अरे बहू, हम लोगों को एक टाइम में 12 तो क्या 36 तरह के पराठे भी हजम हैं। फिलहाल तो आलू के पराठे, प्याज के पराठे, गोभी के पराठे, मटर के पराठे, पालक के पराठे, नमक मिर्च वाले पराठे और लच्छा पराठा और मिस्सी रोटी बना लेना। मम्मी जी, कोई और पराठा रह गया हो तो बता दीजिए। बस अभी तो हल्का फुल्का नाश्ता खाएंगे, बाकी साथ में मसाले वाली चाय बना लेना। जब नाश्ते में इतने किस्म के पराठे चढ़ते हैं तो पता नहीं दोपहर के खाने और रात के डिनर में कितने तरह के पराठे बनाने पड़ेंगे। कद्दू के जैसे मुंह लटका कर बहू किल से मिजाज में भिड़ जाती है।
आलू तो उबालने को चढ़ा दिया, जितनी देर में सीटी आएगी तब तक मटर छील लेती हूँ। अभी तो गोभी गाजर घिसना बाकी है, पालक भी उबालना है। क्या बवासीर फैमिली पल्ले पड़ी है। लगभग पराठे का मसाला तैयार करते ही बेचारी को 2 से ढाई घंटे का समय गुजर जाता है। हे भगवान, ये सब्जियां काटते छाटते मेरी कमर का कीमा बन गया। अभी तो उतना सारा आटा गूंथना है। गुस्से में शक्ल बनाकर बहू बड़े से परात में आटा गूंथने लगती है। तभी भुक्कड़ ससुराल वाले खाने की मेज को मछली बाजार बना देते हैं। अरे बहू, अभी तक 1-2 तरह का पराठा भी नहीं बना। भूख से पेट में मूषक महाराज खलबली मचा रहे हैं। बस थोड़ा सा टाइम और टाइम लगेगा ससुर जी। लग गया आटा, फटाफट से पराठे बना देती हूँ। बेचारी बहू सबकी फरमाइश पर पराठे बनाती और परोसती जाती है। भाभी 2 आलू के पराठे ले आओ। जी लाई बस। भाभी मेरे लिए भी 4-5 गोभी के पराठे। लाई लाई देवर जी। अरे बहू, इन सबको गोली मार, पहले मेरे मूली के पराठे ले आ। अरे आ रहा है, आ रहा है। भैंस की आंख पराठा नहीं हो गया कि भसोड़ी हो गया है। निधि जरा आकर पराठा ले जाओ, मैं बना रही हूँ। भाभी आप खुद आकर परोस दो प्लीज। कितनी काम चोर नंद है, मेरी हिलने को राजी नहीं है। कोई भी एक तरह ये 36 तरह का पराठा बनाओ और परोस कर भी दो। देखते देखते पूरा टब्बर 10 किलो आटे का पराठा खा जाता है। हे भगवान, सबकी खुराक कितनी ज्यादा है। 10 किलो आटे के पराठे खा पी के बराबर कर दिए। कोई नहीं, दोपहर की तो छुट्टी हो गई। कुछ घंटों बाद पूजा रात का खाना बनाने के लिए पूछने आती है। माँ जी, रात के खाने में क्या बना दूं? इसमें पूछना क्या है पूजा, रात में भी पराठे बनेंगे। क्या? फिर से पराठे? हाँ बहू, और सुबह की तरह करारे करारे खस्ता पराठा बनाना। बाकी इस बार पनीर के भी पराठे बनाना। बटर तंदूरी रोटी भी बना लेना थोड़ा सा। जी दादी जी। दांत पीसते हुए पूजा रसोई में आकर फिर से पराठे बनाना चालू कर देती है। पता नहीं इतना सारा खाकर ये कौन से कुएं में भरेंगे। चिकचिक करते हुए बहू गोल चकोर आलू गोभी मटर का भरवा पराठा और सादे पराठे भी बनाकर परोसती है। कई बार तो आटा गीला हो जाता है तो अक्सर हाथ भी जल जाता है। ऐसे ही करके अब रोज का सिलसिला बन जाता है। रोज रोज 10-12 तरह के पराठे बनाकर बहू का मन बौखला जाता है। क्या पूजा अपने ससुराल वालों को मजा चखाएगी? आज इन लोगों को इतना स्पेशल वाला पराठा खिलाऊंगी कि सदा के लिए पराठा खाना छोड़ देंगे। ऐसा बोलकर पूजा लाल पीली होकर सब पराठे में भर भर कर तीखी कटी हरी मिर्च मिला देती है। लाओ बहू, परोसो पराठे। मेरी तो जीभ लपलपा रही है कब से पराठे खाने को। जी खाइए ना ससुर जी, अच्छे से खाइए। आप लोग भी लीजिए। जैसे ही चटोरे ससुराल वाले मिर्ची से भरा पराठा खाते हैं तो सीसी करने लगते हैं। अरे मैया रे, ओहो अरे कितने तीखे पराठे बनाए हैं बहू तुमने, आज कान झनझन आ गया। हाय दैया, हाय दैया, कोई पानी दो। मेरा तो जुबान जला दिया इस जल कुकड़ी ने। अब आप लोगों को पता चला कि मैं एक टाइम में 36 तरह के पराठे कैसे बनाती थी। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर इसके बाद भी आप लोगों ने 36 तरह का पराठा खाना नहीं छोड़ा तो पिक्चर के लिए तैयार रहना। बहू की गुस्से भरी धमकी सुनकर पराठे के शौकीन ससुराल वाले लाइन पर आ जाते हैं।